हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन लोग एसएससी एग्जाम का ही क्वेश्चन पेपर करेंगे। ये पेपर हुआ था 13 सितंबर 2025 शिफ्ट 2 को। और इस सीरीज में इससे पहले के जितने भी पेपर हैं वो सारे मैं करा चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों ने देखे होंगे। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए, एक आसान सा सवाल है, डायरेक्ट इसको कर लेते हैं अपन। यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। लिख लेते हैं सो देट की कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 4 पंजे 20 की 0, 2 कैरी चला गया। फिर 4 चौको 16 और 2 18 की 8, 1 कैरी चला गया। 4 3 12 और 1 13 की 3, 1 कैरी चला गया। 4 दूनी 8 और 1 9 और ये 4। तो क्या आ गया 49380, ऑप्शन नंबर 1। सिंप्लीफाई। तो देखिए, सिंप्लीफाई में अपन जानते हैं कि सबसे पहले अपन को ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सारे ऑप्शन अपने डिसमल में है। तो फिर इसको अपन पहले ही डिसमल में चेंज कर लेते हैं। ये जो 1 2/5 है, इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 2/5। और ये जो 2/5 है ये अपने पास हो जाता है 0.4। तो ये आ गया 1.4। तो ये बन गया 1.4 + 2.6 माइनस। सेम तरीके से इसको भी अपन अलग अलग करके 1 + 3/4 लिख सकते हैं। और 3/4 होता है 0.75। तो ये बन गया 1.75। तो ये क्या आ गया -1.75। यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 6 और 4 10 की 0, 1 कैरी चला गया। 2 और 2 4। तो 4 में से 1.75 घटा रहे, कितना आ जाएगा 2.25, ऑप्शन नंबर 1। इवेल्यूट द एक्सप्रेशन। तो देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये पैटर्न के ऊपर आधारित होते हैं। इनमें आपको पैटर्न पहचानना होता है। अगर आप इनमें पैटर्न नहीं पहचानते और आप डायरेक्ट इनको करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये कभी भी आपसे नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो जितने भी टर्म अपन को दे रखे हैं वो स्क्वायर रूट में दे रखे हैं। बस एक ये 3 और एक ये 2 नहीं दे रखा, तो इसको भी मैं स्क्वायर रूट में ही बना देता हूँ। 3 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 9 और 2 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 4। तो अब ये सारे टर्म स्क्वायर रूट में बन गए। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, डेनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है तो डेनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट हटाने के लिए अपन रेशनलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो अपन एक थ्योरम जानते हैं कि जब कभी भी अपने पास 1/a - b दे रखा हो, जहां पर a² - b² 1 के बराबर हो, तो फिर ये 1/a - b = a + b होता है। ये रेशनलाइजेशन करने पे आता है। अगर आप इसका रेशनलाइज करेंगे तो ये आपके पास a + b बन जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे पहले वाले को रेशनलाइज करूं तो ये बनेगा अपने पास 1/√9 - √8। रेशनलाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो साइन आपको दे रखा है इसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। दैट मीन्स की √9 + √8, इससे मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस साइन दे रखा होता तो फिर √9 - √8, इससे मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता। तो यहाँ पर आप देखिए, ऊपर में तो अपने पास √9 + √8 ही बन जाएगा। और नीचे में आप देख सकते हैं ये बन गया x - y × x + y। और x - y × x + y ये खोलने पे खुलता है डायरेक्ट अपने पास x² - y² के। तो √9 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर √8 का स्क्वायर 8। तो ये आपके पास बन गया √9 + √8/1। तो इस तरीके से जितने भी अपने पास ये टर्म दे रखे हैं इन सबको आप न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे जो है वो a - b की जगह a + b बन जाएंगे ऊपर जाके। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं पहला वाला जो टर्म है तो वो तो अपने पास बन ही गया √9 + √8। फिर ये दूसरा वाला जो टर्म है ये बन जाएगा √8 + √7। फिर तीसरा टर्म बन जाएगा √7 + √6। सेम तरीके से ये जो फोर्थ टर्म है ये बन जाएगा √6 + √5। और आखिरी वाला बन जाएगा √5 + √4। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अल्टरनेट कैंसिल आउट होते जाएंगे। ये +√8 से ये -√8 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -√8 बन जाएगा। सेम तरीके से ये माइनस साइन अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -√7 बनेगा। और ये +√7 है तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ये +√6 है और इधर -√6, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। और ये -√5 से ये +√5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास स्टार्टिंग में रह गया √9 और √9 का मतलब है 3 और √4 का मतलब है 2। तो 3 + 2 = 5। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 के बराबर, ऑप्शन नंबर 1। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बास्केटबॉल इन ए सर्वे ऑफ 120 स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखी है और इस टेबल के आधार पे अपन को फुटबॉल और बास्केटबॉल
इनके नंबर ऑफ प्लेयर्स का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए पहली रो जो है वो कह रही है कि फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, दैट मीन्स कि ये 25 लोग वो है जो कि फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों गेम खेलते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये लोग दोनों में ही ऐड होंगे, जब अपन फुटबॉल की बात करेंगे तब भी और बास्केटबॉल की बात करेंगे तब भी। इसके अलावा ये 45 लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल नहीं खेलते, तो इनको मैं सिर्फ फुटबॉल में ऐड करूंगा। और ये 35 लोग वो है जो कि सिर्फ बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते, तो इनको मैं बास्केटबॉल में ऐड करूंगा। इसके अलावा ये जो 15 लोग हैं ये वो है जो कि कुछ भी नहीं खेलते, तो फिर ये दोनों में ही ऐड नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको इनका रेशियो लेना है, 25 + 45 बन गया 70, 25 + 35 बन गया 60, तो रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा 7:6। ऑप्शन नंबर 3। Tina and Meera started a business with rupees 1,80,000 respectively. After 6 months, Meera added 40,000 more. Tina withdrew 20,000 at the same time. What is the profit sharing ratio at the end of 1 year? तो देखिए यहाँ पे अपन को पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है। पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, जब कभी भी अपन को प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो निकालना है तो उसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना पड़ता है, बिकॉज जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा वही रेशियो में इन्वेस्टमेंट भी होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो टीना ने 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग करी और शुरुआती 6 महीने तक उसने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, तो ये बन गया उसका इन्वेस्टमेंट। और मीरा ने जो है वो 80,000 रुपए से स्टार्टिंग करी और शुरुआती 6 महीने के लिए उसने 80,000 रुपए इन्वेस्ट करे। फिर 6 महीने के बाद क्या होता है कि जो मीरा है वो अपने इन्वेस्टमेंट में 40,000 रुपए और जोड़ देती है। दैट मीन्स कि अगर वो पहले 80,000 रुपए इन्वेस्ट कर रही थी तो अब 80,000 की जगह वो कितना इन्वेस्ट करेगी, तो अब वो 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करेगी। और कितने टाइम के लिए, अगले 6 महीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो अपन को प्रॉफिट निकालना है वो 1 साल के बाद निकालना है, तो जो अपन को टाइम लेंगे वो भी 1 साल लेंगे। तो ये हो गए शुरुआती 6 महीने और ये हो गए अगले 6 महीने, तो मिला के कितना बन गया, पूरा 1 साल। सेम तरीके से जो टीना है उसने 20,000 रुपए निकाल लिए। अगर वो पहले 1 लाख इन्वेस्ट कर रही थी तो अब 1 लाख की जगह 80,000 रुपए ही इन्वेस्ट करेगी। तो जो अगले 6 महीने तक उसका इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 80,000 का, तो 80,000 × 6, तो इनका अपन को लेना है रेशियो। तो देखिए सबसे पहले ये 6 को तो आप काट दीजिए क्योंकि ये सब जगह है। फिर यहाँ पे 4 जीरो भी हटा देते हैं, ये भी सब जगह है। इसके अलावा देखिए 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 6 बार में, तो 5 और 4 9, 6 और 4 10। तो ये हो गया इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो, और यही रेशियो इनके प्रॉफिट का भी बन जाता है जो कि अपन से पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। A invest 20,000 while B invest 30,000. A receive an additional 20% for management. The total profit is 60,000. What is A share? तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि A जो है वो 20,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और B जो है वो 30,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। अब यहाँ पर टाइम नहीं बताया गया, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे बोल दिया जाता है कि ए जो है वो 5 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, बी 7 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर ए पूरे साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन बी केवल 8 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया। अगर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब कभी भी दोनों लोग या तीनों लोग, जितने भी लोग वहां पे दे रखे हैं, वो अगर बराबर टाइम के लिए इन्वेस्ट करें तो फिर वहां पर टाइम को आपको लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आप उनका रेशियो लेंगे तो वो टाइम अपने आप में कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सीधा ए की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको 20,000 रुपए ही मान लेता हूँ, और सेम तरीके से बी की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको मैं 30,000 रुपए मान लेता हूँ। तो इनका को लेना पड़ेगा रेशियो। रेशियो अगर आप लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2:3। अब यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि ए जो है वो मैनेजमेंट का काम करता है, मतलब पूरा संभालता है अपना, तो उस वजह से जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 20% उसके खाते में जाता है अलग से। तो जो भी प्रॉफिट होगा सबसे पहले तो ए उसका 20% निकाल लेगा। 20% निकालने के बाद जो 80% रह जाएगा वो 2:3 में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर अपन से ए का शेयर पूछ रहा है, तो देखिए टोटल प्रॉफिट है 60,000। तो सबसे पहले तो 60,000 में से 20% अपन निकाल देते हैं। 20% का मतलब हो गया 1/5। तो 60,000 का अगर आप 1/5 करेंगे तो आ जाएगा 12,000। दैट मीन्स कि 12,000 रुपये तो आप अलग कर दीजिए, तो ये आ गया अपने पास 48,000। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 + 3 5, 5 यूनिट की वैल्यू मेरे को 48,000 दे रखी है, और यहाँ पर अपन से ए का शेयर पूछ रहा है जो कि 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए। 5 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये 5 से 9 बार में 45, 6 बार में 30, 9600 हो गया। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी बन गई, 2 × 9600, तो ये आपके पास आ जाता है 19,200 रुपये। तो ए का जो शेयर है वो ये 19,200 तो है ही सही, इसके अलावा जो 20% वो एडिशनल ले रहा था जो कि था 12,000 वो भी है। तो यहाँ पर जो उसका टोटल अर्निंग बनेगा वो 12,000
प्लस 19,200 ये बनेगा। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 12 + 19 31, तो ये आ गया 31,200। ऑप्शन नंबर 3। A batsman average score for a certain number of innings is 44. If he score 132 run in the next inning, his average become 48. How many innings did he play earlier? तो देखिए अपन से बोला जा रहा है कि एक बैट्समैन है जो कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग में 44 का एवरेज मारता है। तो यहाँ पर अपन सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग को n मान लेते हैं, टोटल मतलब ये n इनिंग है, तो n इनिंग में जो उसका एवरेज है वो 44 है। फिर उसके बाद उसने एक इनिंग खेली जिसमें उसने 132 रन मारे, और इस 132 रन की वजह से जो उसका एवरेज है वो बढ़ के बन गया 48। तो यहाँ पे टोटल पारियां कितनी हो गई, n+1 पारी हो गई। तो n+1 इनिंग्स में जो उसका एवरेज है वो 48 अपन को दे रखा है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि उसने इस इनिंग से पहले कितनी इनिंग खेली, मतलब ये 132 रन जिस इनिंग में मारे उसको नहीं जोड़ना, उससे पहले की इनिंग्स की संख्या बतानी है, मतलब n की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए इसका एक तो अपन डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या, जब कभी भी अपन एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर उसने n इनिंग्स में 44 रन का एवरेज है, इसका मतलब अपन मान लेते हैं कि उसने सारी इनिंग्स में 44 रन मारे। अब यहाँ पर इस इनिंग में उसने 132 रन मारे, तो अगर इसमें भी वो 132 की जगह 44 ही मारता तो जो उसका एवरेज है वो 44 ही रहता, एवरेज बिगड़ता ही नहीं। लेकिन एवरेज क्यों बिगड़ा, क्योंकि उसने 44 की जगह 132 मारे। तो कितने रन एक्स्ट्रा मारे, तो सबसे पहले तो आप जितने रन एक्स्ट्रा मारे उसकी संख्या निकाल लीजिए। तो 132 - 44, दैट मीन्स कि उसने 88 रन एक्स्ट्रा मारे। तो इस 88 रन एक्स्ट्रा मारने की वजह से उसका एवरेज है जो बढ़ के बन गया 48। तो यहाँ पर एवरेज कितना बढ़ा, तो एवरेज 44 से बढ़ के 48 हो गया। दैट मीन्स कि हर इनिंग में 4-4 रन बढ़ गए। और ये 4-4 रन क्यों बढ़े, क्योंकि 88 रन एक्स्ट्रा मारे गए। तो ये 88 रन को मैं 4-4 रन के हिसाब से सारी इनिंग में डिवाइड कर देता हूँ। तो 88 को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो टोटल कितनी इनिंग बन गई, तो टोटल अपने पास 22 इनिंग बन गई। दैट मीन्स कि टोटल कितनी हो गई, 22 इनिंग हो गई। लेकिन यहाँ पे आपसे टोटल नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कि इस 132 रन से पहले उसने कितनी इनिंग मारी थी, जो कि n है, जो कि कितना है 22 - 1 21। तो इस 132 वाली को अपन को इंक्लूड नहीं करना, ये जो 22 आई इसमें ये 132 रन वाली इनिंग भी इंक्लूड है, तो उसको अपन को हटा रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो देखिए ये तो एक तरीका हुआ ही सही, एक अपन n की सहायता से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो अपना टोटल है उसको अपन इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं n इनिंग्स में उसके टोटल की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, तो सम इक्वल टू होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ इनिंग। तो यहाँ पे जो सम बनेगा वो बनेगा अपने पास 44n। फिर इसमें मैंने ये एक इनिंग भी जोड़ दी जिसमें उसने 132 रन मारे, तो ये हो गया उसका n+1 इनिंग का सम। इसको मैं दूसरी तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर n+1 इनिंग में जो उसका एवरेज था वो 48 था, तो यहाँ पर जो उसका टोटल बनेगा वो बनेगा 48 × n+1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी हो गई n+1 इनिंग और ये भी n और 1, तो n+1 इनिंग इधर भी हो गई। तो इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन n की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि बहुत ही आसानी से आ जाएगी, एक आसान सी इक्वेशन है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 48n + 48। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व कर लीजिए, 48 - 44 बन गया 4n, और 132 - 48 ये आपके पास बन गया 84। तो 4 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए सीधा n की वैल्यू आपके पास आई, और यही आपसे पूछ रहा है। अगर ये आपसे टोटल इनिंग पूछ रहा होता तो फिर इसमें अपन को 1 ऐड करना पड़ता, क्योंकि टोटल इनिंग कितनी होगी 22 होगी। The average of the 30 numbers is 70. The average of the first 5 number is 60. The average of the next 5 number is 25% higher than the average of the first 5 number. तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 13 नंबर का जो एवरेज है वो 70 है। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल की बात करूँ तो टोटल कितना हो जाएगा, तो इन 13 नंबर का जो टोटल है वो बन जाएगा 13 × 70। फिर बोला गया है इसमें से जो शुरुआती 5 नंबर है उनका एवरेज 60 है। तो अगर मैं इन शुरुआती 5 नंबर के सम की बात करूँ तो वो बन जाएगा 5 × 60। फिर बोला जा रहा है कि अगले जो 5 नंबर है उनका जो एवरेज है वो शुरुआती 5 नंबर के एवरेज से 25% ज्यादा है। तो शुरुआती 5 नंबर का एवरेज 60 था, इसमें अगर आप 25% का इंक्रीज करेंगे तो 25% का मतलब हो गया 1/4, मतलब 4 पे 1 का इंक्रीज, तो ये कितना बन गया 5/4। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे 4 से 15 बार में 15 × 5 = 75। दैट मीन्स कि अगले 5 नंबर का जो एवरेज है वो आपके पास बन गया 75। तो इनका जो सम है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5 × 75। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 13 नंबर है, लेकिन इधर 5 और 5, दैट मीन्स कि केवल 10 ही नंबर हुए। तो 3 नंबर अभी अपने पास बाकी है, और वो 3 नंबर कौन कौन से हैं, तो वो है 11th, 12th और 13th नंबर। तो उनके बारे में यहाँ पे अपन को क्या बोला गया है, तो बोला गया है कि जो 11th नंबर है वो 13th नंबर से 6 कम है। तो अगर मैं 13th नंबर को x मानूं तो 11th नंबर क्या बन जाएगा x - 6। और फिर बोला गया है कि जो 12th नंबर है वो 13th नंबर से 4 ज्यादा है। 13th नंबर को मैंने x माना ही था, तो 12th नंबर क्या बन गया x + 4। तो ये हो गए अपने 3 नंबर।
तो इन तीनों को भी अपन ऐड कर देते हैं, प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स। तो यहाँ पे अपन ये हो गए 13 नंबर और ये भी 13 नंबर है, तो इन दोनों का सम मैं कर सकता हूँ इक्वल। तो ये बन गया 13 7 जा 91, दैट मीन्स 910 इक्वल टू ये हो गया 300, ये हो गया 375 और ये हो गया 3x माइनस 2। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू निकालेंगे। अपन से 11th और 12th नंबर का एवरेज पूछ रहा है। 11th और 12th नंबर कौन कौन से अपने पास, तो ये है 11th और 12th नंबर, तो इनका एवरेज अपन से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू निकाल लीजिए सबसे पहले। तो देखिए 375 में से 2 घटाएंगे तो 373 बन जाएगा। तो 3x इक्वल टू आ गया 910 माइनस 300 प्लस 373 दैट इज 673। 10 में 3 गया 7, 10 में 7 गया 3 और 8 में 6 गया 2। तो यहाँ पे आप 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 से 7 बार में 21, 9 बार में 27, तो x आ गया आपके पास 79। अब इन दोनों का आपसे एवरेज पूछ रहा है, तो इन दोनों का सम करके डिवाइड बाई 2 करेंगे क्योंकि टोटल 2 नंबर हो गई। तो यहाँ पर अगर आप इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x और x से 79, फिर यहाँ पे माइनस 6 प्लस 4 दैट इज माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 से अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बन गया 79 माइनस 1 दैट इज 78। तो इन दोनों का जो एवरेज है वो आ जाएगा 78, ऑप्शन नंबर 1। In an election, 80% of eligible voters cast their vote. Of these votes, 5% were declared invalid. If a winning candidate received 11,400 votes, which accounted for 60% of the total valid vote, then what was the total number of eligible voters enrolled in that election? तो देखिए जब कभी भी इलेक्शन वाला सवाल आता है तो उसमें अपन टोटल वोटर्स की जो संख्या है, जो लोग वोट डाल सकते हैं, उसको 100 के बराबर मान लेते हैं। अब ये मैंने माना है ना, ऐसा नहीं है कि 100 ही लोग हैं, ये मैंने माना है। फिर बोला जा रहा है कि इसमें से 80% वोटर्स ने ही अपना वोट डाला, दैट मीन्स कि 100 का 80% ने ही डाला। तो अगर आप 100 का 80% निकालेंगे तो 80 आ जाएगा, दैट मीन्स कि 80 लोगों ने ही अपना वोट डाला। देखिए वोट डाल सकते हैं 100 लोग, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो वोट डाल सकता है वो वोट डाल ही सही। लोगों को बहुत सारे काम होते हैं, कुछ लोग तो छुट्टी एंजॉय कर लेते हैं, तो उस वजह से वो वोट डालते ही नहीं है। तो यहाँ पे 80 लोगों ने ही वोट डाला, 20 ने अपना वोट नहीं डाला। फिर इसमें से भी जिन लोगों ने वोट डाला उसमें से 5% वोट को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। कुछ ना कुछ वजह हो सकती है, कोई गलत तरीके से उन्होंने वोट डाला होगा। तो अब यहाँ पे जो इनवैलिड घोषित करेंगे वो उसी में से करेंगे जितनों ने वोट डाला। तो वोट कितनों ने डाला, 80 ने डाला, तो इसी में से इनवैलिड घोषित किया जाएगा। तो इसका 5% और आप हटा दीजिए, तो इसको अगर मैं 100% मान लूँ तो 100 माइनस 5 बन गया 95%। दैट मीन्स की जो वैलिड वोट है वो अपने बन गए 80 का 95%, 95% ऑफ 80। तो ये हो गया अपने पास वैलिड वोट की संख्या। अब अपन से बोला जा रहा है कि जो विनिंग कैंडिडेट है जो कि 11,400 वोट अपने प्राप्त करता है और ये बराबर है टोटल वैलिड वोट के 60% के। तो जो टोटल वैलिड वोट थे वो कितने थे, तो वो ये थे। दैट मीन्स कि इसका जो 60% है वो अपन को दे रखा है 11,400 के बराबर। तो यहाँ पर इसका 60% आप निकाल लीजिए, 60/100 मल्टीप्लाई 95/100 मल्टीप्लाई 80 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 11,400। यहाँ पर अपन से पूछा गया है कि जितने भी एलिजिबल वोटर है उनकी संख्या क्या है। एलिजिबल वोटर मतलब जो लोग वोट डाल सकते हैं, जिसको मैंने 100 के बराबर माना था, तो अपन से 100 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए आप चाहे तो यहाँ पे जो भी कैंसिल आउट हो उसको कर दीजिए। सबसे पहले तो 20 से 3 बार में, ये 20 से 5 बार में, ये 5 से 16 बार में, फिर ये 5 से अपना 19 बार में, ये 5 से 20 बार में, है ना। इतना तो कट ही गया, और भी काट देंगे। सबसे पहले इधर का कैंसिल आउट कर देता हूँ। 3 से अगर इसको आप काटेंगे तो देखिए 3 का 3 बार में 9 है ना, और 3 का 8 बार में 24, ये 19 का 2 बार में, और यहाँ पर अगर आप और कैंसिल आउट करते हैं तो ये 4 से 4 बार में, ये 4 से 5 बार में, और ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास कितनी बार में, 50 बार में। तो देखिए यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, ये 5 उधर चला जाएगा, तो 5 × 50 दैट मीन्स की 250। लेकिन अपन से कितने यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, 100 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 25,000। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 25,000। The compound interest on a sum at 18% per annum for 1.5 year compounded yearly is 2862. Find the principal। तो देखिए अपन से बोला जा रहा है कि एक सम पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2862 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को दे रखी है 18% पर एनम, टाइम अपन को दे रखा है 1.5 ईयर, और जो अपन कंपाउंड कर रहे हैं वो ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। तो अपन से उस सम दैट मींस की प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये 1.5 साल में जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अपन जो कंपाउंड कर रहे हैं वो ईयरली कर रहे हैं, और जो अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो भी पर एनम का दे रखा है। दैट मींस कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं बात करूँ 1.5 ईयर का मतलब क्या हो गया, 1 ईयर और फिर हाफ ईयर।
तो 1 ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो तो 18% ही बनेगा, लेकिन हाफ ईयर की अगर आप बात करेंगे तो जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आधा हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे टाइम आधा ही है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 18 का आधा, दैट इज 9%। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मेरे को 2 बार का सक्सेसिव निकालना है तो उसका फॉर्मूला बनता है x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 बटा 100। यहाँ पर आप x1 को 18 डाल दीजिए और x2 को 9 डाल दीजिए, तो देखिए कितना आ गया आपके पास, 18 प्लस 9 27, और 18 का 9 बार में 162, 162 बटा 100 करेंगे तो 1.62, तो ये बन गया 28.62। दैट मीन्स कि जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, मतलब जो टोटल इंटरेस्ट परसेंट बन रहा है वो बन रहा है 28.62%। तो प्रिंसिपल को अपन हमेशा 100% मान लेते हैं, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट बन रहा है अपना वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 28.62%। तो 100 का अगर आप 28.62 लेंगे तो वो 28.62 ही रहेगा। तो इसकी जो वैल्यू है ये अपन को दे दी 2862। तो यहाँ पर आप देखिए कैलकुलेशन काफ़ी आसान है, बिकॉज उन्होंने नंबर ही ऐसा दिया है कि डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये पॉइंट हटा के आप इधर 00 लगाएंगे तो ये 2862 का 100 टाइम्स हो जाएगा, तो 1% 100 आ गया। 100% की वैल्यू आपको निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, 100 इंटू 100, दैट इज 10,000। ऑप्शन नंबर 1। If the compound interest on a certain sum at 16.2/3% per annum for 3 years is 1270, find the simple interest on the same sum at the same rate and for the same period। तो देखिए यहाँ पे अपन से बोला गया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर सम पर 16.2/3% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए वो 1270 रुपए है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि सेम सम पर सेम टाइम के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो अब यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, एक तरीके से प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि प्रिंसिपल आ गया तो फिर सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत आसानी से आ जाएगा, वो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर एक तरीका तो ये कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को 1 साल की दे रखी है, लेकिन अपन से जो इंटरेस्ट है वो 3 साल का बोल रहा है, तो अपन क्या करें, पहले तो 3 साल की ओवरऑल कंबाइंड इंटरेस्ट परसेंटेज निकाल दें। तो उसके लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है अपने पास 3x प्लस 3x स्क्वायर बटा 100 प्लस एक्स क्यूब बटा 10,000, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा 16/2/3 तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करता हूँ। 16/2/3% की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16×3=48 और 2 50, दैट मीन्स कि 50/3%। 50/3% का मतलब क्या हो गया, परसेंट हटा के अगर आप नीचे में 100 लगाओगे तो ये अपने पास बन जाएगा 1/6। दैट मीन्स कि जो अपने पास इंटरेस्ट रेट है वो 1/6 की है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि 6 रुपए पे मुझे 1 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर मैं प्रिंसिपल को P मान लूं तो उस पर मेरे को 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला 6 रुपए पे, दैट मीन्स कि अपना अमाउंट कितना बन जाएगा, तो वो बन जाएगा 7/6। ये बनगा पहले साल में, फिर दूसरे साल में फिर से 7/6 बनेगा, फिर तीसरे साल में फिर से 7/6 बनेगा। तो ये अपने बन गया 3 साल का अमाउंट। लेकिन यहाँ पे अपन को अमाउंट नहीं दे रखा, अपन को इंटरेस्ट दे रखा है। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो इसमें से अगर आप प्रिंसिपल घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1270। तो यहाँ पर आप देखिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसी वजह से मैंने ये मेथड लिया है। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा होती तो फिर मैं ये नहीं लेता, फिर मैं कुछ और सोचता। तो यहाँ पर आप देखिए 7 का क्यूब बन जाता है 343, तो ये बन गया 343p। ये इसको उधर भेज देते हैं, 6 का क्यूब 216 माइनस 216p डिवाइड बाई 216 इक्वल टू 1270। और यहाँ पर आप देखिए 343 में से अगर आप 216 घटाएंगे तो देखिए 13 में से 6 गया 7, फिर 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तो ये कितना आ गया, ये 127 आ गया। दैट मीन्स कि ये पूरे तरीके से कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 127p इक्वल टू 1270 मल्टीप्लाई 216, ये 127 का 10 टाइम्स चला गया, तो p इक्वल टू क्या आ गया 2160। तो प्रिंसिपल की वैल्यू आपके पास आ गई 2160 रुपए। अब यहाँ पर अपन को इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपन जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। प्रिंसिपल अपने पास है 2160, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16/2/3, 16/2/3 का मतलब हो गया 50/3, और टाइम है 3 साल डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 जीरो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 का 6 बार में 30 की जीरो, 3 कैरी चला गया, और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 1080। ऑप्शन नंबर 1। A tea seller bought 15 kg of Darjeeling tea at 300 per kg and 25 kg of Assam tea at 240 per kg. He mixed them together. Due to a slight drop in market prices, he had to sell the entire mixture at 260 per kg. Calculate his total profit or loss. तो देखिए बोला जा रहा है कि एक टी सेलर है जो कि 15 किलो दार्जिलिंग टी 300 रुपए पर किलो के हिसाब से खरीदता है, और 25 किलो आसाम टी 240 रुपए पर किलो के हिसाब से खरीदता है। फिर वो इसको मिक्स करता है, और मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर है
उसकी कीमत उसने सेट करी 260 पर केजी। तो अपन से पूछा जा रहा है कि उसका प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो अपन को दे रखा है ये कॉस्ट प्राइस दे रखी है, लेकिन ये जो अपन को दे रखा है 260 ये दे रखा है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी उसकी बन रही है ये अपन निकालते हैं मिक्सचर की। तो यहाँ पर देखिए मिक्सचर में हो क्या रहा है, 15 किलो तो दार्जिलिंग टी है और 1 किलो का रेट 300 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 15 × 300 प्लस फिर यहाँ पर 25 किलो आसाम टी है और 1 किलो का रेट 240 है, तो यहाँ पे टोटल कितना होगा, तो टोटल होगा 25 × 240। अब यहाँ पर आप देखिए टोटल कितना किलो हुआ, 15 किलो तो ये और 25 किलो ये, दैट मीन 40 किलो हुआ। तो अगर मैं इसको 40 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को 1 किलो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। मतलब 1 किलो मिक्सचर कितने कॉस्ट प्राइस पर उसको पड़ रहा है वो अपन को यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहे तो उसको सोल्व कर सकते हैं, 15 × 45 और ये आपके पास आ गया 25 चौकू 100 की 0, 10 के लिए चला गया, 25 दूनी 50 और 10 60 डिवाइड बाई 40, तो ये आपके पास आ जाएगा 10,500 बटा 40। अब अगर आप यहाँ पे इसको 40 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 1 किलो का कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, लेकिन उसको अपन को निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज अपन से यहाँ पे टोटल प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा है। अपन जानते हैं कि ये जो कॉस्ट प्राइस है ये 40 किलो पे है, तो यहाँ पर मैं 40 किलो पर जो टोटल सेलिंग प्राइस है उसको निकाल लेता हूँ। 1 किलो का जो उसका सेलिंग प्राइस है वो 260 रुपए की है, तो 40 किलो पे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 × 260। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 4 का 6 बार में 24 की 4, 2 के लिए चला गया 10,400 रुपए। दैट मीन्स कि टोटल उसका सेलिंग प्राइस बनता है 10,400, टोटल उसका कॉस्ट प्राइस बनता है 10,500। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ लॉस हो रहा है और कितने का, 10,500 माइनस 10,400 मतलब 100 रुपए का नुकसान है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 लॉस ऑफ 100 रुपीज। An antique dealer sold 3 items A, B and C with their selling prices in the ratio 4, 5, 6. He suffered a loss of 10% on item A, made a profit of 50% on item B and broke even. No profit, no loss on item C. What was his approximate gain or loss in the overall deal? तो देखिए यहाँ पे 3 तरह के आइटम है A, B और C, और इनका जो सेलिंग प्राइस है ये 4, 5, 6 के रेशो में। तो मैं सेलिंग प्राइस को आप चाहे तो 100 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी रहने देते हैं। तो यहाँ पे अपन 4, 5, 6 ये इसकी सेलिंग प्राइस मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि जो ए वाला एंटिक है उसकी सेलिंग प्राइस है 4 रुपए, बी वाले की 5 रुपए और सी वाले की 6 रुपए। अब ए वाले पे वो 10% का लॉस ले रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपन को कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी बिकॉज ये जो अपन को दे रखी है ये दे रखी है इनकी सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, तो अपन जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस को अपन 100% मानते हैं, 10% का नुकसान मतलब सेलिंग प्राइस कितनी बन गई, 90% बन गई। तो ये जो 4 है ये 90% की वैल्यू है और अपन को 100% की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन से बचने के लिए अगर मैं सीधा 4 को 90 से डिवाइड करूंगा और फिर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो थोड़ी मेरी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे रेशियो को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 9 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कैंसिल आउट बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सब जगह 9 से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज रेशियो में अपन बात कर रहे हैं, इस वजह से सब जगह अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो अपना सेलिंग प्राइस मैंने माना वो 9 चौको 36 मान लिया। तो यहाँ पे अपना जो कॉस्ट प्राइस बनेगा वो 36 × 100 बटा 90 बनेगा। अब 90 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 9 का 4 बार में और 4 × 10 40, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो आ गया 40 रुपए। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि बी आइटम पे वो 50% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो अगर बी आइटम की मैं कॉस्ट प्राइस को 100% मानूं तो 50% का प्रॉफिट के बाद 150% बन जाएगा, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो 150% बन गई। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 150 से डिवाइड करेंगे सो दैट की 1% की वैल्यू मिल जाए और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट की 100% की वैल्यू मिल जाए, जो कि अपन कॉस्ट प्राइस मान के चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सोल्व करेंगे देखिए 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में, 3 से 15 बार, कितना गया 15 दूनी 30, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बन गया 30 रुपए। फिर बोला गया है कि जो सी वाला आइटम है उस पर ना कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है। इसका मतलब है कि जितनी सेलिंग प्राइस है उतना ही कॉस्ट प्राइस है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 9,654। अब यहाँ पर अपन से पूछ रहा है कि टोटल ओवरऑल कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूँ तो 40 और 30 70, 70 प्लस 54 मतलब 124, तो 124 रुपए उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस बनती है। सेलिंग प्राइस की अगर आप बात करेंगे तो कितनी बनेगी, तो देखिए यहाँ पे 36, 45 प्लस 54 तो कितना हो गया अपने पास, 6 और 4 10, 10 5 15 की 5, एक कैरी चला गया, 4 4 8, 8 और 5 13, 135। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है और कितने का प्रॉफिट है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 11 रुपए का प्रॉफिट है, कितने पे 124 रुपए पे मल्टीप्लाई बाय 100%। अब यहाँ पर आप देखिए अपन जानते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस वाले ऑप्शन तो हटा ही देते हैं, तो 2 ऑप्शन अपने पास बचते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 124 का जो 10% होएगा वो 12.4 होएगा, लेकिन ये 12.4 से कम है, इसका मतलब प्रॉफिट 10% से कम हुआ है और 10% से कम यहाँ पर एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। तो यही अपना आंसर बन गया। जब अपन को आसानी से आंसर मिल जा रहा है तो फालतू क्यों कैलकुलेशन करें, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा।
A 75 liter mixture contain milk and water in the ratio 3:2. If 15 liter of this mixture are removed and replaced with 10 liter of pure milk, what is the new ratio of milk to water in the mixture? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक 75 लीटर का मिक्सचर है जो मिल्क और वाटर से मिलके बना है और इसका रेशियो अपन को दे रखा है, रेशियो है 3:2। बोला जा रहा है कि इसमें से 15 लीटर मिक्सचर अपन निकाल देते हैं, तो 15 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद कितना बन गया, ये रह गया 60 लीटर। फिर बोला जा रहा है कि इस 60 लीटर मिक्सचर में अपन 10 लीटर प्योर मिल्क मिला रहे हैं, तो नया रेशियो क्या बनेगा। तो यहाँ पर अपन जानते हैं कि जब कभी भी मिक्सचर में से कितनी भी क्वांटिटी में निकालूं, वो क्वांटिटी हमेशा उसी रेशियो में निकलती है जिसमें मिक्सचर में थी। मतलब अगर मिल्क और वाटर 3:2 था, तो ये जो 15 लीटर निकला ये भी 3:2 में ही निकलेगा, और ये 15 लीटर निकलने के बाद ये जो 60 लीटर रह गया ये भी 3:2 में ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं 3:2 के हिसाब से देख लेता हूँ कि कितना है। तो 3 और 2 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 60। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब मिल्क कितना हो जाएगा अपने पास, तो मिल्क हो जाएगा 36 और वाटर कितना हो जाएगा, तो वाटर मतलब 2 यूनिट तो 24। अब यहाँ पर अपन प्योर मिल्क मिला रहे हैं, तो प्योर मिल्क अगर आप मिलाएंगे तो 36 + 10 दैट में 46 हो जाएगा। यहाँ पर आप इनका रेशियो ले लीजिए 46:24, 2 से आप काटेंगे 23, 2 से काटेंगे 12, तो रेशियो कितना आ जाएगा, नया रेशियो 23:12। A wholesaler buy a batch of ceiling fan at a 50% markup over the factory base cost ₹C. He then allow a 20% trade discount to the retailer. The retailer applies a 40% markup on his cost and offers a flat 10% discount to customer on the printed price. If a customer finally pays 18,144, what is the original base cost of one ceiling fan from the factory? तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, एक होलसेलर है जो कि एक सीलिंग फैन की प्राइस को उसकी जो कॉस्ट प्राइस पड़ रही है उससे 50% ऊपर मार्क करता है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे अपन को सी के बराबर दे रखी है, लेकिन आप इस सी की जगह क्या कर लीजिए, इसको 100 मान लीजिए। फालतू सी को क्यों लेके चले, सी की जगह मैंने क्या मान लिया, 100 रुपीज मान लिया। दैट मीन्स की जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो बनी 100 रुपीज। अब इस पे 50% का वो मार्कअप करता है, तो मार्क प्राइस अगर मैं निकालूंगा तो कितनी हो जाएगा, 100 पे 50% ऊपर मतलब 150 रुपए। फिर बोला जा रहा है कि इस पर वो 20% का डिस्काउंट देता है रिटेलर को, क्योंकि जो होलसेलर है उससे रिटेलर खरीदता है और फिर रिटेलर से कस्टमर खरीदता है। तो यहाँ पर अभी रिटेलर ने खरीदा और रिटेलर को कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला, 20% का। तो रिटेलर के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आप देखिए 150 पे 20% का डिस्काउंट देंगे। 20% का मतलब अपने पास बन जाता है 1/5, मतलब 5 रुपए पे 1 का डिस्काउंट, तो कितना बन गया 4/5। तो यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 120 रुपए। दैट मीन्स कि रिटेलर के लिए जो सेलिंग प्राइस पड़ी वो 120 पड़ी, और रिटेलर के लिए जो सेलिंग प्राइस पड़ी वो ही उसके लिए कॉस्ट प्राइस भी कहलाएगी। मतलब आगे जब वो बेचेगा तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितनी बन जाएगी, 120 रुपए बन जाएगी। जितने में उसने खरीदी थी अब वो आगे बेचने पर उसके लिए कॉस्ट प्राइस बन गई। फिर बोला गया है कि जो रिटेलर है उसने 40% मार्कअप कर दिया अपनी कॉस्ट प्राइस पर, तो उसको कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी, 120 रुपए पड़ी। इस पर उसने 40% मार्कअप कर दिया, तो इस पर अगर आप 40% मार्कअप करेंगे तो 40% का मतलब है 2/5, मतलब 5 पे 2 का इंक्रीज, तो कितना आ जाएगा 120 × 7/5, 5 से 24 बार में, और 24 से 7 बार में करेंगे 7 को 28 के 2 के चला गया, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 रुपए। तो अब जो मार्कअप प्राइस बनी वो बन गई 168 रुपए। फिर इस पर वो 10% का डिस्काउंट देता है। प्रिंटेड प्राइस का मतलब ही मार्कअप प्राइस होता है, प्रिंटेड प्राइस और मार्कअप प्राइस अलग अलग नहीं होता। मार्कअप प्राइस के बहुत तरह सारे नाम है, मार्कअप प्राइस, मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, लेवल प्राइस, बहुत तरह के नामों से जाना जाता है, सबका मतलब एक ही मार्क प्राइस। तो यहाँ पर इस पर वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इस पर जब आप 10% का डिस्काउंट दोगे तो कितनी सेलिंग प्राइस बनेगी। अब ये जो सेलिंग प्राइस बनी ये किसके लिए बनी, ये कस्टमर के लिए बनी, क्योंकि अब जो रिटेलर है वो किसको बेचेगा, वो कस्टमर को बेचेगा। और 168 पर अगर आप 10% निकालेंगे तो 10% का मतलब 1/10, मतलब कितना आ गया 16.8। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 16.8 का डिस्काउंट दिया तो जो सेलिंग प्राइस बन जाएगी वो कितनी बन गई, तो देखिए 10 में से 8 गया 2, और 7 में 6 गया 1, और कितना आ गया अपने पास 16 में से गया 15, 151.2। तो ये बन गई सेलिंग प्राइस। और बोला जा रहा है कि जो कस्टमर ने फाइनली पे किया वो किया 18,144 रुपए। दैट मीन्स की 151.2 यूनिट की वैल्यू मेरे को दे दी 18,144, और मुझसे पूछा जा रहा है सी की वैल्यू, जिसको मैंने 100 माना था, तो 100 यूनिट की वैल्यू मुझसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, हो सकता है आपको देखने में डर लग रहा हो, लेकिन इतना घबराइए नहीं। अब यहाँ पर देखिए 1512 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, सबसे पहले तो ये एक बार में चला जाएगा, 1814 माइनस 1512 अगर आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 302, और 302 का मतलब ये आगे 4 लग जाएगा, तो ये बन गया 3024। और 1512 का अगर मैं 2 टाइम्स करूंगा तो 3024 आएगा। दैट मीन्स कि ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है, और फिर ये आ गया 10।
तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 120, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 इंटू 100 दैट इज 12,000। तो जो सी है उसकी वैल्यू आ गई अपने पास 12,000 के बराबर, ऑप्शन नंबर 1। A can lay railway track between two specified stations in 16 days, while B can complete the same task in 12 days. तो देखिए A किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, यहाँ पर काम भी अपन को बताया गया है कि रेलवे ट्रैक बिछाने का काम है, और B सेम काम को 12 दिन में करता है। फिर बोला जा रहा है कि C जो है उनको असिस्ट करता है और उसके असिस्टेंट की वजह से वो काम को 4 दिन में फिनिश कर देते हैं। तो अपन से पूछा जा रहा है कि अगर C अकेला काम करता तो कितने दिन में करता। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनका ले लीजिए एलसीएम, सो दैट कि टोटल काम को अपन कुछ मान सके। तो 16 और 12 का एलसीएम आ गया 48, तो मैंने मान लिया कि टोटल 48 ट्रैक जो है वो मुझे बिछाने, और ए इन 48 ट्रैक को 16 दिन में बिछाता है, तो हर दिन कितना बिछाएगा 48/16 मतलब 3 ट्रैक पर डे, और बी सेम तरीके से 48/12 मतलब 4 ट्रैक पर डे। तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी, हर दिन ये कितना काम कर सकते हैं, वही उनकी एफिशिएंसी होती है। अब देखिए यहाँ पे सी भी असिस्ट करेगा इनको, मैं मान लेता हूँ सी की जो एफिशिएंसी है वो एक्स के बराबर है। तो यहाँ पर होगा क्या, हर दिन जब ये तीनों साथ में काम करेंगे तो 3 + 4 7 यूनिट तो इनने किया, और सी ने कितना किया x यूनिट, तो टोटल काम कितना हुआ 7 + x, और काम कितने दिन में खत्म कर दिया, काम कर दिया 4 दिन में। तो टोटल 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, अगर एक दिन में 7 + x काम हो रहा है तो 4 दिन में मैं बोल सकता हूँ 7 + x × 4, ये हो गया टोटल काम जो कि अपन ने 48 के बराबर माना था। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, 4 से 12 बार में, तो x कितना आ गया 12 - 7 5। दैट मीन्स की जो c है वो हर दिन 5 यूनिट काम करता है, टोटल काम 48 यूनिट है, अगर वो अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा 48/5। दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपके पास, ये 5 से 9 बार में 45, 9 3/5, ऑप्शन नंबर 3। 3 varieties of rice costing 40 per kg, 50 per kg and a third unknown price are mixed in the ratio 2:3:5. If the resulting mixture is sold at 55 per kg, making a profit of 10% on the cost price, what is the price of the third variety of rice per kg? तो देखिए यहाँ पे 3 तरह की वेराइटी है अपन के पास राइस की, एक है 40 पर किलो, एक है 50 पर किलो, और एक अननोन प्राइस है जिसको अपन x पर किलो मान लेते हैं। बोला जा रहा है कि इन तीनों को 2:3:5 के रेशो में मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या मान लेते हैं, ये पहले वाला 2 किलो, दूसरा वाला 3 किलो और तीसरा वाला 5 किलो, इतना इतना राइस अपन ने लिया है, और इनको मिलाने के बाद जो मिक्सचर है उसको 55 पर किलो पे सोल्ड किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो अपन को दे रखी है ये सब कॉस्ट प्राइस दे रखी है, लेकिन ये जो 55 है ये सेलिंग प्राइस है। तो कभी भी मैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को सेम नहीं कर सकता। मतलब अगर यहाँ पर मैं मिक्सचर एंड डेलीगेशन की बात करूंगा अभी, तो जो मिक्सचर एंड डेलीगेशन है वो सेम यूनिट पे लगता है। अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो फिर यहाँ पर भी अपन को कॉस्ट प्राइस ही चाहिए। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी कि जो मिक्सचर है वो कितनी कॉस्ट प्राइस पे बन रहा है। तो बोला जा रहा है कि 55 पर किलो पे बेच रहे हैं 10% के प्रॉफिट के बाद। तो कॉस्ट प्राइस को अगर मैं 100% मानूं तो प्रॉफिट मिला के जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी बन गई 110% बन गई। दैट मीन्स की ये जो 55 है ये 110% की वैल्यू दे रखी है, तो 110 से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 1 0 तो कैंसिल आउट हो गया, 11 का 5 बार में, तो ये कितना आ गया 50 रुपए। इसका मतलब जो मिक्सचर है वो 50 पर किलो पे बन रहा है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, टोटल जो है उसको इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर इनका टोटल बनेगा 40 × 2 80 रुपए, यहाँ पर बनेगा 50 × 3 150 रुपए, और यहाँ पर बनेगा x × 5 5x रुपए। तो ये अपने पास बना 2 और 3 और 5, दैट मीन्स कि 10 किलो का टोटल। और यहाँ पर जो 10 किलो का मिक्सचर है उसको अपन 50 रुपए पर किलो पे बना रहे, तो यहाँ पर से जो टोटल बनेगा वो बन जाएगा 50 × 10। ठीक है, तो ये भी हो गया अपने पास 10 किलो, ये भी हो गया 10 किलो, बस ये 10 किलो जो है वो टुकड़ों में और ये 10 किलो पूरी तरीके से। तो दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 5 से 30 बार में, 5 से 16 बार में और 5 से 10 बार में। तो x कितना जाएगा आपके पास, ये आ गया 100 माइनस 30 + 16 हो गया 46, तो ये बन गया अपने पास 54। दैट मीन्स की जो थर्ड वेराइटी का राइस है इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गई 54 रुपीज पर केजी, और यही थर्ड वेराइटी के राइस की कॉस्ट प्राइस अपन से पूछ रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। A can build up a ball in 8 days while B can break it in 3 days. A has worked for 4 days and then B joined to work with A for another 2 days only. In how many days will A alone build up the remaining part of the ball? तो देखिए बोला जा रहा है कि A जो है एक दीवार को 8 दिन में बना देता है, जबकि B सेम दीवार को केवल 3 दिन में ही तोड़ देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उस दीवार की टोटल क्वांटिटी को कुछ मानेंगे, जिसके लिए अपन इनका ले लेंगे एलसीएम। 8 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 24। तो मैंने मान लिया कि 24 यूनिट की दीवार है, या फिर आप मान लेते हैं कि जो 24 ईंटों की दीवार है ना, ईंट मान लेते हैं दीवार है। तो मैंने मान लिया कि 24 ईंट की दीवार है। अगर ए 8 दिन में 24 ईंट लगाएगा तो हर दिन कितनी ईंटें लगाएगा, 24/8 मतलब 3 ईंट,
और अगर बी हर दिन मतलब 3 दिन में गिरा देगा पूरी दीवार को, मतलब 3 दिन में पूरी 24 ईंटें गिरा देगा, तो हर दिन कितना गिराएगा, 24/3 8 ईंट वो गिराएगा। अब ये गिराने का काम कर रहा है, इस वजह से इसकी एफिशिएंसी को अपन माइनस साइन के साथ लेंगे। तो अब देखिए हो क्या रहा है, ए ने 4 दिन तक काम किया, हर दिन वो 3 यूनिट काम करता है, 4 दिन तक कितना काम कर लेगा, 3 × 4। फिर बोला गया कि बी ने ए को ज्वाइन किया अगले 2 दिन के लिए, मतलब 2 दिन बी और ए इन दोनों ने साथ में काम किया। अब होगा क्या, ए जो है वो 3 ईंट लगाएगा और बी 8 ईंट गिरा देगा। तो हर दिन कितनी ईंटें लगेगी, 3 - 8 मतलब -5, मतलब ओवरऑल 5 ईंटें हर दिन गिरेगी। और कितने दिन तक, 2 दिन तक। तो यहाँ पर होगा क्या, हर दिन 5 ईंटें गिर रही है, कितने दिन तक, 2 दिन तक। फिर बोला जा रहा है कि बाकी बचे हुए काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि बाकी बचे हुए काम को ए ने डी दिन में किया। ए हर दिन 3 यूनिट काम करता है, तो डी दिन में कितना काम कर देगा, 3D। तो ये हो गया अपना टोटल वर्क, जिसको अपन ने माना था 24 के बराबर। तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिए, 4 × 3 = 12, ये 12 - 10 हो गया 2, तो 3D इक्वल टू कितना बन गया, 12 - 10 2, तो 24 - 2 दैट इज 22। तो D इक्वल टू क्या इतना आ गया, 22/3, 3 से 7 बार में 7 1/3। दैट मीन्स कि बाकी बचे हुए काम को ए अकेला 7 1/3 दिन में करेगा। An airplane travel a specific distance at a speed of 240 km/h over the course of 5 hours. To cover the same distance in just 1 hour, it needs to fly at a speed of। तो देखिए बोला जा रहा है कि एक एयरप्लेन है जो कि 240 km/h की स्पीड पर किसी सर्टेन डिस्टेंस को 5 घंटे में कवर कर लेता है। अगर सेम डिस्टेंस को मेरे को सिर्फ 1 घंटे में कवर करना है, तो उसकी स्पीड कितनी रखनी है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है अपने पास टाइम इंटू स्पीड। तो आप दोनों साइड डिस्टेंस को बराबर कर दीजिए। यहाँ पर जो टाइम है वो 5 घंटे और स्पीड है 240। दूसरे वाले केस में टाइम है 1 घंटा, स्पीड को मैं x मान लेता हूँ, जिसको मेरे को निकालना है। तो x कितना आ जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका, 24 × 5 दैट इज 110, सॉरी 120, 1200 km/h। ऑप्शन नंबर 1। A person travel from city A to city B. If he travel at a speed of 50, he arrive 1 hour early. If he travel at a speed of 30, he arrive 1 hour late. What is the distance between city and city B? तो देखिए एक आदमी है जो कि A सिटी से B सिटी की ओर जाता है। बोला जा रहा है कि यदि ये 50 km/h की स्पीड से चले, तो ये अपनी डेस्टिनेशन पर 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। लेकिन अगर ये 30 km/h की स्पीड से चले, तो ये अपनी डेस्टिनेशन पर 1 घंटे लेट पहुंचता है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, डिस्टेंस डी इक्वल टू होता है डेल्टा टी इंटू S1 S2 डिवाइड बाई S1 - S2। यहाँ पर डेल्टा टी क्या है, तो डेल्टा टी है टाइम डिफरेंस। तो यहाँ पर आप देखिए 1 घंटे पहले पहुंच रहा है और यहाँ पर 1 घंटे बाद पहुंच रहा है, तो इसके बीच में टाइम डिफरेंस कितना हो गया। तो अगर जैसे वो जो ओरिजिनल टाइम है उस पर पहुंचता तो 0 पे पहुंचता, लेकिन 1 घंटे पहले पहुंच रहा है मतलब 1 -1, और 1 घंटे बाद पहुंच रहा है मतलब +1, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 घंटे के बराबर। तो जो डेल्टा टी है वो आ गया 2 घंटे के बराबर। और S1 S2, तो S1 पहले वाली स्पीड है 50, S2 है अपने पास 30 डिवाइड बाय 50 - 30। तो इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 50 - 30 हो गया 20, तो यहाँ पे 2 से 10 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 × 15 दैट मीन्स कि 150 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो बन गया 150 किलोमीटर के बराबर। अब यहाँ पर आप चाहे तो इक्वेशन वगैरह बना सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, जब डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है तो फालतू अपन क्यों इक्वेशन वगैरह बनाए। A ring shaped metallic sheet has outer and inner radii 10 cm and 6 cm. What percentage of the full circle is the ring? तो देखिए यहाँ पे एक रिंग शेप मेटलिक शीट है। रिंग शेप बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरीके से 2 कंसेक्यूटिव सर्किल बन जाते हैं, है ना। तो ये अपना ये जो बीच वाला पार्ट है ये रिंग का पार्ट होता है। अपन अगर उंगली डालेंगे तो ये इसमें डालेंगे जो कि खोखला है ना। तो यहाँ पर अपन को आउटर रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ये इनर रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो अपन से पूछा जा रहा है कि जो रिंग का पार्ट है वो सर्किल के पार्ट का, ये बाहर वाले सर्किल के पार्ट का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे रिंग का एरिया अपन को निकालना पड़ेगा। रिंग का एरिया क्या होता है, ये होता है पाई इंटू r1² - r2²। तो यहाँ पर इसको आप निकाल लीजिए। r1 कितना है 10, 10 का स्क्वायर माइनस r2 कितना है 6, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आ गया 100 - 36 मतलब 64 पाई। और बड़े वाले सर्किल का एरिया कितना है, तो वो रेडियस हो गया 10, तो पाई r स्क्वायर दैट मीन्स कितना बन गया अपने पास 100 पाई। तो यहाँ पे अपन से पूछा जा रहा है कि ये जो रिंग का पार्ट है ये बाहर वाले सर्किल का कितना एरिया है, मतलब कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट हो गया 64 पाई बाय 100 पाई मल्टीप्लाई 100%। तो ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 100 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया 64%। ऑप्शन नंबर 3।
A circular pond is surrounded by a path 2 meter wide. If the total area pond plus path is 616 meter square and the pond area is 452.16 meter square, what is the radius of the pond? तो देखिए हो क्या रहा है, एक पॉन्ड है, ये अपना पॉन्ड बन गया और इसके चारों तरफ एक पाथ है 2 मीटर चौड़ा, कुछ इस तरीके से। इसकी जो चौड़ाई है वो 2 मीटर की अपन को दे रखी है। फिर अपन से बोला जा रहा है कि पॉन्ड प्लस पाथ का जो टोटल एरिया है वो 616 मीटर स्क्वायर है। तो ये तो अपने अंदर वाला तो हो गया पॉन्ड और ये हो गया पाथ, तो ये मिला के अपन को 616 मीटर दे रखा है, 616 मीटर स्क्वायर दे रखा है। और साथ ही साथ ये जो पॉन्ड का एरिया ये भी अपन को दे रखा है, तो अपन से पॉन्ड का रेडियस पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन ज्यादा दे दी, इतनी इन्फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं थी, और ये ज्यादा इसलिए दी सो देट कि आप कंफ्यूज हो सको, क्योंकि आपको लगता है कि जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो सारा काम में लेना है और फिर आप उसको बिठाते रहते हो कि भैया ये कैसे सेट होगा, लेकिन वो सेट ही नहीं हो रहा होता क्योंकि वो ज्यादा होता है, उसकी जरूरत ही नहीं होती। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर केवल मेरे को पॉन्ड प्लस पाथ का एरिया दे रखा है उससे भी मैं पॉन्ड की रेडियस निकाल सकता हूँ, या फिर केवल पॉन्ड का एरिया दे रखा है उससे भी मैं पॉन्ड की रेडियस निकाल सकता हूँ। लेकिन बस यहाँ पर क्या है कि अगर आप पॉन्ड प्लस पाथ के एरिया से रेडियस निकालेंगे तो कैलकुलेशन आसान है, अगर आप पॉन्ड के एरिया से रेडियस निकालेंगे तो कैलकुलेशन मुश्किल है। मैं अभी आपको दोनों तरीके से बताता हूं। तो अगर आप देखिए यहाँ पे मैं इस अंदर वाले पॉन्ड की रेडियस को r मान लूं, तो यहाँ पर पॉन्ड प्लस पाथ का मिला के ये जो बाहर वाला आउटर सर्किल बन रहा है इसकी रेडियस कितनी बन जाएगी, तो इसकी रेडियस बन जाएगी r+2। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि पॉन्ड प्लस पाथ का एरिया ये आपके पास क्या बन गया, ये बाहर वाले सर्किल का एरिया बन गया, और बाहर वाले सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी बन गई, वो बन गई r+2। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर बन जाएगा आपके पास पूरा r+2 इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 616। पाई को आप 22/7 ले लीजिए। तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी आपको नंबर दे रखे हैं ये सारे नॉन नंबर है, इनको आप काफी बार इस्तेमाल किया हुआ है। 11 से अगर इसको मैं काटूँ तो 11 का 2 बार में, और ये 11 का कितनी बार चला जाएगा, 11 पंजे 55, 6 बार में 66, और ये 2 का 28 बार में। तो यहाँ पर आप देखिए r+2 का होल स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, तो ये आ गया 28 × 7। 28 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 4 × 7, तो ये अपने पास r+2 कितना बन जाएगा, ये बन गया 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 7 दूनी 14। तो रेडियस आ गया आपके पास 12 के बराबर। तो ये जो पॉन्ड का रेडियस है ये आपके पास आ जाएगा 12 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं केवल पॉन्ड के एरिया से चलता उससे भी मैं निकाल लेता, बिकॉज पॉन्ड भी तो सर्किल की शेप का ही है, तो उसकी भी जो रेडियस है वो r है, तो उसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर ही माना जाएगा, और इसकी तो रेडियस भी r है, तो ये डायरेक्टली अपन इक्वल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो आपको नंबर दे रखा है 452.16, इसको जब आप सोल्व करने जाएंगे और यहाँ से जब आप r निकालेंगे तो r आपको एग्जैक्ट 12 नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, बिकॉज जब अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से जो आपको r मिलेगा वो लगभग 11.9 समथिंग कुछ मिलेगा। तो फिर आपको अगर आप अप्रोक्सीमेट करेंगे तो आंसर यही आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कि किससे जाए, और दोनों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हर बार ऐसा नहीं होता कि जितना भी दे रखा हो सब इस्तेमाल किया जाए, कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक्सेसिव इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कुलर flower bed is 3:5 if the smaller flower bed has a radius of 9 मीटर, what is the radius of larger flower bed? तो देखिए यहाँ पे अपन को सर्कमफ्रेंस की बात की जा रही है। सर्किल का सर्कमफ्रेंस अपन जानते हैं 2πr होता है, जिसमें 2π ये अपने पास कांस्टेंट होता है। दैट मींस कि भले ही बड़ा सर्किल हो या छोटा सर्किल, दोनों में 2π आएगा। तो मैं जानता हूं कि जब मैं इनका रेशियो लूंगा तो ये 2π आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मींस कि सर्कमफ्रेंस का रेशियो सिर्फ और सिर्फ रेडियस के रेशियो पे होता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि भैया सर्कमफ्रेंस का रेशियो 3:5 है, तो C1/C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1/R2। C1/C2 3/5 इक्वल टू, ये स्मॉलर फ्लोवर बेड की रेडियस आपको दे रखी है, तो स्मॉलर फ्लोवर बेड का सर्कमफ्रेंस भी स्मॉलर होएगा। दैट मींस मैं बोल सकता हूँ ऊपर वाली जो यूनिट है ये स्मॉलर फ्लोवर बेड है, तो ये आ गया 9, और नीचे वाले की रेडियस आपको निकालनी है, तो ये 3 से 3 बार में, तो R कितना आ गया, 5 × 15, ऑप्शन नंबर 1। What is the equation of line passing through 0,3 with slope -1? तो यहाँ पे आप देखिए एक लाइन है जो कि 0,3 से पास हो रही है, जिसका स्लोप -1 है, उसकी इक्वेशन आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं y - y1। जैसे अगर कोई इक्वेशन है जो कि कोई लाइन है जो कि x1, y1 पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप अगर m है, तो वो लाइन की इक्वेशन लिखने का डायरेक्ट तरीका होता है y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। तो यहाँ पर y1 कितना है, y1 है 3, m अपन को दे रखा है -1 और x1 है 0, ये कितना बन गया, तो ये बन गया आपके पास y इक्वल टू -x + 3, ऑप्शन नंबर 1।
गिवन x प्लस 1/x इक्वल टू 5 देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्जन फॉर्मूला लगते हैं। अलजेब्रा के कन्वर्जन फॉर्मूला अगर आपको अभी तक याद नहीं है तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, जरूर याद करें, क्योंकि वो आपका टाइम बहुत ज्यादा बचा लेंगे। बिना कन्वर्जन फॉर्मूला के भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर करके सोल्व कर लूंगा इसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा मेरा टाइम लगेगा। और अगर आपको कन्वर्जन फॉर्मूला याद है तो आप इसको मुंह जवानी कर सकते हो। x प्लस 1/x से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे पहुंचने के लिए अपन क्या करते हैं, स्क्वायर करके -2 करते हैं। मतलब ये जो 5 है इसका स्क्वायर करके -2 करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर -2 दैट इज 23। ऑप्शन नंबर 4। यही कन्वर्जन फॉर्मूला याद नहीं है तब भी कर सकता था, दोनों साइड स्क्वायर करता, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। फिर इसको मैं खोलता, ये खुलता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। इनको काटता, अब यहां पर मैं लिखता एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 2। देखिए इसमें कितना टाइम लगता, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, इतना तो टाइम ही नहीं। इतना टाइम अगर इस क्वेश्चन में लगा देंगे तो बाकी के लिए क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए फॉर्मूले जहां पर जरूरी है वहां पर याद करें, जहां पर फालतू की ट्रिक बताई गई है लोगों ने उसको इग्नोर करें, क्योंकि आपको वैसे ही बहुत कुछ याद करना है। आपको देखिए एक तो जीके में कितना याद करना पड़ता है, इंग्लिश में वो के पूरी याद करनी पड़ती है, और मैथ में भी जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है उनको तो याद करने ही पड़ते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह पे तो फालतू ट्रिक भी बताई जाती है। पहला क्वेश्चन जो अपन ने करा था 4 + 44 + 444 + 4444 का सम वाला, उसमें भी कुछ लोग ट्रिक बता देते हैं। अब इतनी छोटी सी चीज के लिए भी ट्रिक की जरूरत पड़ रही है तो कोई फायदा नहीं है भाई, कितना याद करोगे, हर चीज याद करोगे क्या, नहीं हो पाएगा। तो चलिए समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको पूरी वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं है तो उसके लिए भी मैं फोर्स नहीं करूंगा। देखिए उससे मेरे व्यूज कम होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन आप लोगों का टाइम ज्यादा जरूरी है मेरे व्यूज से। तो अगर आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी तो आप अपना टाइम खराब ना करें। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप उस क्वेश्चन को कॉपी करके यूट्यूब पे पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी मैंने जितना भी काम किया इसमें जो अच्छे अच्छे मेरे को क्वेश्चन लगेंगे, सारे नहीं, बहुत ज्यादा अगर कोई आसान क्वेश्चन है तो उसको मैं नहीं डालूंगा, जो मेरे को अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगेंगे उनको मैं काट काट के एक सिंगल सिंगल वीडियो में यूट्यूब पे डाल देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन लिख देता हूँ। यूट्यूब पे 100 वर्ड्स ही आ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन नहीं, टाइटल में। तो टाइटल में 100 वर्ड्स में जितना भी क्वेश्चन आ पाता है उतना मैं डाल देता हूँ। लेकिन अगर आप अपना क्वेश्चन को कॉपी करके यूट्यूब पे पेस्ट करेंगे तो वो आपको रिकमेंड कर ही देगा। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही डाउट है तो आप सिर्फ उसको देखिए, पूरा देखने की जरूरत भी नहीं। चलिए फिर मिलता है अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।